मेरा नाम अफसाना परवीन है। मैं बिहार राज्य के जिला दरभंगा के जाले प्रखंड के एक छोटे से गांव रेवढ़ा की निवासी हूँ। मैं जो हूँ बीपीएससी की यानी सिविल सर्विस की तैयारी करती हूँ और पुपरी में एक कोचिंग संस्थान है जिसके डायरेक्टर है सुजीत कुमार। संस्थान का नाम है स्टडी सरनम। इस तैयारी को लेकर यानी आगामी बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम मैं जो हूँ देने वाली हूँ, तो इस तैयारी को लेकर हम सर से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। सर, आप तैयारी को लेकर कुछ मेरा चर्चा नाम बताइए। सुजीत कुमार है। मैं पुपरी अनुमंडल के चैनपुरा का निवासी हूँ। मेरा कोचिंग है स्टडी सरनम। मैंने दिल्ली में तैयारी किया और 2 बार आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है। किसी कारण या परिस्थितिवश मुझे घर पे रुकना पड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो, अगर हमने जो प्राप्त किया है, जो अचीव किया है, अपने क्षेत्र के बच्चों के उद्धार के लिए अगर उस चीज़ को लगा दें। जैसे हमारे पुपरी में इंटेंशन बहुत ज़्यादा है बच्चों में, है ना, क्यूरियोसिटी भी है, बट उसको एक अप्रोच नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो शिक्षा समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये भावना दरअसल हमें विरासत में मिली है। मेरे पिताजी टीचर थे, तो उस विरासत को आखिर किसी न किसी पीढ़ी को तो आगे बढ़ाना है। तो बस उसी मकसद से अपने पिताजी के दिए गए विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश किया कि मैंने कोचिंग खोलूँ। यहाँ पे मैं स्टडी सरनम के नाम से कोचिंग खोला। बीपीएससी के लिए स्पेशली मेरा कोचिंग है पुपरी में। डेडिकेटेड एकमात्र कोचिंग है मेरी बीपीएससी की। तो मेरा प्रयास है कि पुपरी के प्रतिभा को एक उड़ान देने का मेरे तरफ से जो भी मौका मिलेगा, हम उसको पूरा बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। सर्विसेज के तैयारी को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है, तो सर उसके मतलब लेकर मेरा एक सवाल है कि बच्चों के मन में कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में सिविल सर्विसेज का चुनाव किस आधार पर करें सर? मेरा सवाल। देखिए, नाम क्या है? सिविल यानी नागरिक, सर्विसेज मतलब सेवा। सिविल सर्विसेज का आधार ही सेवा भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में स्वार्थ की भावना है वो सिविल सेवा में न जाए। नहीं तो सिविल सेवा में जाने के बाद आजकल जो आप लोग देखते हैं, एसडीओ, वीडीओ, डीएसपी, एसपी, है ना, डीएम, ये बड़े बड़े जो रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं, है ना, तो वो ऐसे व्यक्ति निकले हैं जिनका आधार सेवा भाव नहीं है, जिनका आधार स्वार्थ भाव है। ठीक है, तो मेरा सलाह ये रहेगा कि अगर आप समाज में कुछ बड़े लेवल पे परिवर्तन करना चाहते हैं, सामाजिक उत्थान करना चाहते हैं, तो आपको सिविल सेवा में जाना चाहिए, अन्यथा मत जाइए। है ना, क्योंकि इंसान के नाते इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। जिस प्रकार की, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, और पटना में एक सेंटर पे डीएम साहब ने एक कैंडिडेट को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ये जो थप्पड़ है ना, ये सिविल सेवक के एथिक्स के खिलाफ है। छात्रों को थप्पड़ मारने का आपको इजाज़त किसने दिया है? आप अधिकारी हैं, पद पे बैठे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप पद का दुरुपयोग करेंगे। नागरिकों के अधिकार, उसका पूछना अधिकार है, आपको बताना जो है आपका नैतिक कर्तव्य है। तो इस कंडीशन में आप थप्पड़ मारिएगा तो ये तो कतई उचित नहीं है मेरे हिसाब से। ये सिविल सर्विसेज के एथिक्स के खिलाफ है। चूँकि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए यूपीएससी ने चौथे पेपर में इसको इंक्लूड भी किया है। चूँकि प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखना उस पेपर को लाने का मुख्य उद्देश्य था, है ना। तो आपने पूछा कि कंपटीशन एग्जाम को लेकर बच्चों में ऊहापोह की स्थिति रहती है कि हम क्या करें ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना। तो ऐसे कंडीशन में सिविल सर्विसेज का चुनाव वही छात्र करे जो सेवा भाव की मनोवृत्ति है, समाज में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहता है, समाज के पिछड़े वर्ग को ऊंचा आगे बढ़ाने का प्रयास होगा, और समाज की विशेषकर आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, विशेषकर महिलाओं की आबादी को, पुरुषों की आबादी तो है
आधी आबादी है ना उनकी, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है। तो पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अगर आपका ऐसा कोई एम है, कोई प्लान है, जो एक प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर जाके हम अपने लाइफ में हम अपने एक ऐसा कार्य को करें जो सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध दिलाता हो, तो आप जरूर सिविल सेवा में जाइए, ये हमारा है। लेकिन अगर आप अदरवाइज किसी सेगमेंट में जाना चाहते हैं जिसमें लिमिटेड से पावर है, लिमिटेड कार्य है, तो फिर ठीक है, आपको एसएससी वगैरह बहुत सारा विकल्प है। लेकिन मेरा सलाह होता है कि जीवन में बड़ा सोचिए, छोटा नहीं सोचिए। छोटे लोग छोटे सोचते हैं, छोटे लोग का मतलब नैरो माइंडेड पर्सन, है ना। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी सफलता भी बड़ा ही होगा। थोड़ी सी समय जरूर लगेगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं वागीशा गोस्वामी बिहार राज्य के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से पुपरी गांव से बिलोंग करती हूँ। स्टडी सरना में पढ़ाई करती हूँ और मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं बीपीएससी को लेके, सो मैं सर से पूछना चाहती हूँ। ठीक है, पूछिए। सर, इसकी तैयारी कैसे की जाए और इसे लेकर भी बच्चों के मन में जो कन्फ्यूज़न रहता है, क्या इसके लिए कोचिंग संस्थान आवश्यक है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल 2 क्वेश्चन है इसमें। आपके एक प्रश्न में 2 चीज़ें छुपी हुई है। एक है कि तैयारी कैसे की जाए, क्या वो तैयारी कोचिंग संस्थान द्वारा ही करवाई जा सकती है। ये 2 क्वेश्चन है आपका। तो हम पहला क्वेश्चन का उत्तर देते हैं पहले। मेरे हिसाब से तैयारी कैसे की जाए, ये अपने आप में आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय है। आपकी रिक्वायरमेंट जो रहेगा उसके अनुकूल तैयारी की जाए। इसका अगर एक लाइन में उत्तर दिया जाए तो यही है। मतलब सबसे पहले आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन करते हो, है ना, तो उसका आप सिलेबस देखो। ठीक है, सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या है, इधर देखो, सिलेबस में क्या है। इसके बाद आप उसका प्रत्येक सिलेबस, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री सीधा लिख दिया आधुनिक भारत। ठीक है, बीपीएससी का सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना। आप उसको डिफाइन कीजिए, उसको लिखिए, नोट बनाइए। जहाँ आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आपका स्टडी रूम होगा, उस स्टडी रूम के पास एक चार्ट बना के रखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये कंटेंट पढ़ना है, पॉलिटी में ये कंटेंट पढ़ना है, और रोज उसको देखिए, क्योंकि उसी का आपका जीवन है। कैसे करें जो तैयारी आपने पूछा है, वो आपके मन में नहीं, हजारों लाखों बच्चों के मन में है। हम लोग जब दिल्ली में तैयारी करते थे तो इसी प्रकार से करते थे। सबसे पहली बात कि हमें क्या नहीं पढ़ना है ये जानना है। क्या पढ़ना है तो सब पूछता है, क्या नहीं पढ़ना है ये जो जानना पड़ेगा ना। तो क्या नहीं पढ़ना है ये जब जान जाइएगा तो क्या पढ़ना है ये तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो नहीं पढ़ना ये जानने का मतलब है कंफ्यूजन को अपने दिमाग से दूर कर देना कि भाई हमको ये नहीं पढ़ना है, क्यों दिमाग लगाएं इसमें, है ना। तो ये तय करना, ये तय कौन करेगा, सिलेबस। और सिलेबस की आपकी समझ होनी चाहिए। तो सिलेबस के अनुकूल तैयारी कीजिए, है ना। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पर कमांड बनना चाहिए भरपूर मात्रा में। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका जो है वो क्या है, क्या कोचिंग संस्थान इसके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है कोचिंग संस्थान। लेकिन अगर आप बेसिक स्टडी आपकी स्ट्रांग है तो कोचिंग संस्थान सिर्फ 10% काम करती है, 90% काम छात्रों को खुद करना पड़ता है। वो अलग बात है कि 10% जो है वो 90% से भी भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो आपका मेहनत बेकार है ना। तो इसलिए कोचिंग संस्थान जरूरी नहीं है। बट अगर कोचिंग संस्थान को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपको बनी बनाई कंटेंट मिल जाती है ना। आपके अंदर भटकाव नहीं होता है। कोचिंग में जो टीचर होते हैं वो आपको समय समय पर नॉक करते रहते हैं कि भाई तुमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे जरूरी की चीज़ नहीं है, ये हमारे जरूरी की चीज़ है। ये सब कौन बताएगा? कोई तो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसी कार्य के लिए कोचिंग जरूरी होती है, ताकि हमें डायरेक्शन सही मिल पाए, हम किसी टीचर के सानिध्य में रह के अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सहजता प्रदान कर सके वो संस्थान हमको,
है ना। इसलिए कोचिंग संस्थान जरूरी है, अन्यथा तैयारी करने वाले खुद भी कर सकते हैं, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं तो वही है कि भटकाव हो जाता है, जा रहे हैं लंदन, पहुंच गए अमेरिका, मालूम चला कि सिविल सर्विसेज बीचे में पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जो है कोचिंग संस्थान जरूरी माना जाता है। ठीक है। मेरा नाम सफ़ा परवीन है और मैं बिहार राज्य के दरभंगा जिले जाले प्रखंड के एक छोटे से गांव रेवढ़ा की निवासी हूं और मैं पुपरी स्टडी सरनम कोचिंग में पढ़ती हूं। सर, एक सवाल है मेरे पास। बोलिए। सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी क्या महानगरों में रहकर की जा सकती है? सामान्य तौर पर जब इसकी तैयारी की बात करता है तो उसे महानगरों में रहने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों सर? देखिए, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। हम किसी चीज को लेकर प्री माइंडेड हो जाते हैं, यानी पहले से हमारे दिमाग में धारणा बन जाती है कि ये चीज वहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? अभी मैंने बताया, बागीसा ने जो प्रश्न पूछा है ना कि कोचिंग संस्थान जरूरी है क्या? मैंने कहा कि जरूरी नहीं है, अगर आप कैपेबल हैं तो। नहीं तो क्या होता है, 90% आपको करना है, 10% कोचिंग करेगा जी, या कोई गाइड आपको गाइड करने वाला है वो करेगा, मेंटर जिसको बोलते हैं आप। तो जब 90% आपको करना है तो जरूरी है कि महानगर में रह के करेंगे? हम तो छोटे से शहर में रह के भी कर सकते हैं ना, अपने घर में रह के भी कर सकते हैं। डेडिकेशन आपको घर में भी दिखाना है और डेडिकेशन महानगर के एक रूम में भी दिखाना है। एक रूम का एनवायरनमेंट एक छोटा सा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। महानगरों में पॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो हमारे मानसिक स्थिति में तनाव पैदा करता है जी। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो पॉल्यूशन का स्ट्रेस नहीं है, बल्कि नेचर का पूरी तरह से फ्रेश वातावरण आपको नजर आएगा। जरूरी नहीं है कि महानगर में। कंटेंट आज के डेट में इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, और हमारी जैसी जो कोचिंग संस्थाएं हैं, हम लोग छोटे छोटे शहरों में क्यों आ रहे हैं? हमने अपने कोचिंग को छोटे से पुपरी, सीतामढ़ी जिला के एक पुपरी प्रखंड में मैंने खोला। उसका रीजन क्या था? मैं चाहता तो पटना भी जा सकता था, यहाँ क्यों मैंने खोला? उसका मेन पर्पस यही है कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारे जो कैंडिडेट है, जिसके अंदर इंस्पिरेशन है कुछ करने का, कुछ जज्बात है उसके अंदर कि हम भी कुछ करें, कुछ माता पिता का नाम ऊंचा करें, उसको प्लेटफॉर्म कौन देगा? सब तो बाहर नहीं जा सकता ना, सब इतना कैपेबल भी नहीं है आर्थिक रूप से। महानगरों में जाने के बाद आर्थिक रूप से आपको समृद्ध होना चाहिए, नहीं तो आप मानसिक रूप से दबाव में आ जाइएगा। मानसिक रूप से दबाव आइएगा तो आपकी पढ़ाई धड़ी की धड़ी रह जाएगी। जोश खरोश में जाके आपने नाम लिखवा भी लिया तो वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में रहने का आज का खर्चा 12 से 14 हज़ार रुपये महीना बहुत मिनिमम है। जब आप एकदम मिनिमम सामान्य जीवन जीने का, सामान्य से भी नॉर्मल जीवन जीने का प्रयास कीजिएगा तब। नहीं तो दिल्ली 14 हज़ार रुपये महीना, यहाँ लोगों की आमदनी नहीं है गाँव में, 14 हज़ार रुपये महीना कहाँ से देगा? अगर 14 हज़ार रुपये महीना वो नहीं देता है तो क्या उसके बच्चों की सपना अंधेरे में डाल दिया जाए? नहीं डाला जा सकता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे संस्थान को खोला कि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं या जो बाहर जा भी सकते हैं, अगर उसको कंटेंट यहाँ मिलेगा, कहाँ जाएगा वो? क्या जरूरत उसको एग्जाम निकालने से मतलब है ना? पीएचडी थोड़ी करना है, पीएचडी करना है क्या? सिविल सर्विस में पीएचडी करने वाले को कोई वैल्यू नहीं है। 90% इज इक्वल टू 50%। अक्सर हमारे यहाँ बात होती है क्या, अच्छा इतना परसेंटेज है, अच्छा भेज दे बाहर। काहे भेज दे बाहर? जब यहाँ बैठ के वो 90% ला सकता है तो यहाँ बैठ के सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्यों नहीं निकाल सकता है? जब इतना ही कॉन्फिडेंस है 90% वाले बच्चों पर, तो बाहर भेजने की क्या जरूरत है उसको? वो तो खुद भी पढ़ सकता है ना, यहाँ तैयारी कर सकता है। उसको गाइडेंस की जरूरत है, गाइडेंस के लिए संस्थान तो खुल ही रहे हैं लोकल लेवल पे भी। हाँ, वो ये ध्यान रखिएगा, वो संस्थान का जो डायरेक्टर है या जो संस्थान जहाँ के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर उस चीज की प्रिपरेशन करने का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी खोल दिया बस उसी में हवा में घूम रहे हैं। इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी आप अपनी सिविल सर्विसेज वाली सूझबूझ का ख्याल वहां पर आपको परिचय देना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है महानगर में जाने की, है ना। अगर आप महानगर में नहीं जाते हैं, छोटे शहरों में भी पढ़ सकते हैं, है ना। छोटे छोटे शहरों से कितने सारे बच्चे निकाले हैं एग्जामिनेशन, आपके हाथ
आस पड़ोस में एग्जाम्पल होंगे, है ना। हमारे ही गांव का एक लड़का नीट निकाला, मेरे गांव का है, गांव का ही प्रिपरेशन तो किया, मेहनत किया है। तो इसलिए जरूरी नहीं है बाहर जाना में, बड़े बड़े नगरों में। ठीक है, ठीक है। और सर 71वीं बीपीएससी को लेकर रणनीति कैसी होनी चाहिए? अच्छा, आप लोग 71st बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बात कर रहे हैं? यस सर। मतलब आने वाले समय में आप एग्जाम देंगे? यस सर। 71st का, यानी 2025 में? यस सर। ठीक है, तो क्या है आपकी रणनीति खोज रहे हैं? देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो तैयारी मतलब नोटिफिकेशन इशू करता है ना जब आयोग, तब वो तैयारी करने चलता है। ये सबसे बड़ी कमी है। मेंस की तैयारी के साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, एक्सेप्शन करेंट अफेयर को छोड़कर। और करेंट अफेयर को भी आप मंथली मैगजीन के साथ कवर करते रहिए। भोजपुरी, गांव में कहते हैं ना भोजपुरी कोमड़ा रोपना, कोमड़ा समझते हो ना? दिल्ली में उसको सीताफल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कद्दू कहते हैं, कदीमा कहते हैं, है ना। विभिन्न नाम है, स्थानीय देशज भाषा, विदेशज भाषा का नाम सुना होगा आपने हिंदी व्याकरण में, ठीक है। तो इसको लेकर जो है एक अलग धारणा रहती है ना, कि स्ट्रेटजी क्या हो। तो सबसे पहली बात कि आपकी अभी से स्ट्रेटजी तय कीजिए आने वाले एग्जाम का, और सबसे पहले सिलेबस को फोकस कीजिए। आपको ये जानना होगा कि एग्जाम की कितने चरण हैं। 3 चरण के एग्जाम है, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में कितने नंबर का एग्जाम होता है, उसका क्या फॉर्मेट है, ये जानना होगा। इसके बाद मेंस कितने पेपर का एग्जाम होता है, कौन सा पेपर क्वालिफाई है, कौन सा पेपर नंबर ऐड होगा, उस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मेंस के लेवल पे तैयारी कीजिए। जो भी पीटी में टॉपिक है वो मेंस में भी टॉपिक है। मेंस के वाइडली सेगमेंट को अगर कवर कीजिएगा तो प्रीलिम्स का 70 से 80% चीज़ें कवर हो जाएगा। अलग अलग तैयारी नहीं होती है। जब हम आप सेपरेट करके तैयारी करते हैं तो मेंस के एग्जाम आपकी नहीं हो पाएगी, इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि आंसर राइटिंग स्किल इज अ वेरी टिपिकल टास्क फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, है ना। इसलिए उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, मेंस के प्रिपरेशन पे अभी से फोकस कर दीजिए। जैसे ही फॉर्म भराता है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, है ना, तो आप मेंस से शिफ्ट हो जाइएगा प्रीलिम्स में। बात को समझ रहे हैं? अभी से आपका वाइडली लेवल पे मेंस की प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराने की डेट निर्धारित होगी, आप प्रीलिम्स पे चले जाइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स की तैयारी तो ऑलरेडी पहले से मजबूत है ना। वहाँ पे जाके आपको खाली रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट करना है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ज़्यादा कमांड बनेगा, जितना कमांड बनेगा उतना आसान होगा आपका एग्जामिनेशन, राइट। दूसरी बात कि अगर प्रीलिम्स निकलता है आपका इन फ्यूचर में, तो फिर आपके लिए परेशानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेंस की तैयारी 50 से 60% कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आप संस्थान में आइएगा और आपका जो है पूरा फॉर्मेट जो है, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस जो है वो आपके आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने में मदद करेगा। और क्लास में तो हम ऐसे भी आंसर राइटिंग करवाते ही हैं आप लोगों को भी, है ना। तो ये स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अभी से मेंस का प्रिपरेशन। अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप लोग अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है बीपीएससी 70 अभी का, और हालांकि इसमें कुछ अभी लोचा है, वो उसको आप इग्नोर करते हुए आपने अपने आने वाले 71st बीपीएससी के लिए आपने स्ट्रेटजी की बात की है। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। मैं अन्य छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक फचड़े में मत रहिए। जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं सीरियसली, वो किसी प्रकार के बेवजह के न्यूज में भ्रमित नहीं होते हैं, है ना। आज जो पटना में स्थिति बनी हुई है, वो एक तो सरकार जो है यानी प्रशासन जिस प्रकार की व्यवहार अपना रही है कैंडिडेट के साथ, वो बिल्कुल भर्त्सना योग्य है। उसका किसी भी कीमत पर तारीफ तो नहीं की जा सकती है ना। ये प्रशासन के एथिक्स के खिलाफ है। मैं इसकी पुरजोर तरीके से भर्त्सना करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है किसी भी राजनीतिक दल के विचार में मत आइए। आप सिर्फ व सिर्फ, आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है। आयोग के द्वारा निर्धारित बातों पर, आयोग के द्वारा कही गई बातों को सेंटर में रख के आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, अपना फ्यूचर को, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं।
जो भी आगामी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं 71st वाले, अभी से मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। जब नोटिफिकेशन इशू करेगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फॉर्म भराएगा, टोटल प्रीलिम्स पे फोकस कर दीजिएगा। मेंस को थोड़ा सा साइड करके उस समय पीटी की तैयारी पर फोकस कर दीजिएगा और इसके बाद प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिएगा। ठीक है, यही इसकी मेन स्ट्रेटजी है। और भी क्वेश्चन है सर, बीपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान जो भटकाव आते हैं तो उससे कैसे बचें? किस प्रकार का भटकाव? कैसा जैसे भटकाव? रूम किस प्रकार का भटकाव बोलो? मन में बहुत निगेटिव थॉट आते हैं। थॉट्स आते हैं कि उससे कैसे बचें? किस कि प्रकार का नहीं, थॉट होगा कि नहीं होगा, या पारिवारिक हाँ, थॉट है, या कि समाज लेवल पे जो कुछ कहता है कि तुमसे नहीं निकलेगा, जैसे ये वो दिस दैट। आर्थिक और मानसिक जैसे तनाव जो बढ़ते हैं बच्चों में। देखिए, भटकाव का आधार होता है कंसंट्रेशन। एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज का है ना, वो पहले अपने आप को कंसंट्रेशन खोजती है। ठीक है, जब भी मन में भटकाव आए, आना स्वाभाविक बात है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। अब मनुष्य जन्म से स्वभाव से अच्छा होता है। बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है ये बात कि मनुष्य जन्म से स्वभाव से अच्छा होता है, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में आके वो बदल जाता है। तो एनवायरनमेंट जैसा रहेगा वैसी आपकी मनोवृत्ति होंगी। ठीक है, तो रहा गई बात प्रीलिम्स मतलब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भटकाव का, तो हम आपको एक ही बात कहेंगे, जब भी मन में इस प्रकार के विचार आए, जैसे भटकाव के कई चरण होते हैं। ठीक है, एक पारिवारिक लेवल पे समस्याएं होती हैं जिसके कारण इंसान भटकता है ना। मैं बारी बारी से बताता हूं उसे कैसे निपटा जाए। अगर पारिवारिक लेवल पे समस्या है तो समस्या से निपटान के लिए ही तो हमें तैयारी करना है ना, तो फिर भटकाव कैसा? जब पारिवारिक लेवल पे समस्या आएगी और जब आपको ये समझ में आएगा कि नहीं पारिवारिक लेवल पे समस्या है, इसीलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं ताकि ये समस्या का निदान हो सके, तो फिर भटकाव कैसे? खुद कंसंट्रेशन बन जाएगा। बात समझे? अगर आर्थिक रूप से आएगी तो आर्थिक रूप से समाप्त करने के लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सोचिए आप। ऑटोमेटिक तुम्हारी समस्या होगी। अरे कुछ दिन की दिक्कत है ना, फिर तो अपना ही है दुनिया, है ना। कुछ पल की खामोशी है, फिर क्या होगा? अपना ही राज है। इसके बाद जब एक कभी कभी होता है पर्सनल लाइफ को लेके भटकाव, अपना पर्सनल व्यक्तित्व लाइफ के लेकर भटकाव होता है। उसमें अपने मानसिकता को, मन और दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में पर्सनल लाइफ को लेकर भटकाव आना बहुत आसान बात है, वो कॉमन चीज़ है, मैं इसको कॉमन मानता हूँ। इसमें यही तो आपकी असली परीक्षा है, जिसको आप कहते हैं धैर्य। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के समय में आपको पूरी तरह से धैर्य बरतना पड़ेगा। ये धैर्य ही आपकी परीक्षा के उत्तीर्ण होने की, सफल होने की पहली सीढ़ी है। जिस दिन आप अपने आप को धैर्य पाएंगे, धैर्य कर पाएंगे, समझिए एग्जामिनेशन आपके करीब आ चुका है। पेशेंस बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर भ्रमित हो, मन में ख्याल हो, नेगेटिविटी आए, तो उसमें दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए। ठीक है, कि ठीक है हमें अभी ऐसा लगता है, लेकिन हम लाइफ में सेटल हो जाएंगे तो मेरे लिए इससे बेहतर लाइफ होगा ना। तो ऐसा करके मन में सोचिए, है ना। और ये भी सोचिए कि हमारे माता पिता जो हमको पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं, है ना, इस सिचुएशन तक ला के हमको इतना मेहनत कर रहे हैं, जब भी ऐसी कोई भी बातें आए तो अपनी माता पिता की ओर देखिए। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं इस दुनिया में। जितना आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, सब फालतू है, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। जब भी ऐसी बात हो, अपने पेरेंट की ओर देखो, कितनी स्ट्रगल से, कितना संघर्ष से आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ पेरेंट होते हैं जो कभी कभी उनकी अपनी मजबूरी होती है कि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने से मतलब रोकना कहना उचित नहीं है, लेकिन अलग समस्याएं हैं उनके साथ। फिर भी उन पेरेंट को आपको समझाना है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, उसी माइंडसेट का इस्तेमाल फिर वहाँ कीजिए। आप इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट का या सब डिवीज़न का हेड बनिएगा,
आपके पास एक आदमी को नहीं समझा पा रहे हैं, पूरे इतने आदमी को कैसे समझाइएगा? बात समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से बचने का जो मेन का उपाय है ना, वो अपनी लक्ष्य पर अडिग रही है कि नहीं मुझे वहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गुलाब का फूल देखे हो ना, बहुत अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है ना। तो लाइफ में गुलाब के फूल भी आते हैं, है ना। अब गुलाब के फूल में छुपे कांटे भी होते हैं। अगर कांटों से बच जाओगे तो क्या गुलाब का फूल तुम्हें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो न कांटों से डरना है, न फूलों की तरफ झुकना है, अपने रास्ते पे चलते रहना है। यही सफलता की पहली कड़ी है। डिस्ट्रैक्शन क्यों आएगा? सबको इग्नोर करो। सर एक सवाल और है, बोलिए। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल होने के लिए उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल होने के लिए यस मैंने अभी स्ट्रेटजी बताया है जी। कि मेंस लेवल की प्रिपरेशन चालू कीजिए। आपके पास 1 साल का वक्त है, यस तो मेंस लेवल का तैयारी कीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन इशू होता है ना, प्रीलिम्स लेवल पर शिफ्ट हो जाइए। तैयारी ही नहीं कीजिए, जब आप मेंस लेवल की तैयारी करते हैं तो सिलेबस के अनुरूप कंटेंट को पूरा फाइनलाइज करते जाइए, कंटेंट एकदम तैयार करके, और एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है पेज में डालकर पिंच करके, एक टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक, हमने ये टॉपिक हमारा कंठस्थ हो गया, फिर ये टॉपिक हमारा कंठस्थ हो गया, इस टाइप का टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करके रखिए, ताकि प्रीलिम्स जैसे ही निकलेगा ना तो हमको मेंस के लिए सोचना ना पड़े। बेसिक लेवल पे करंट इश्यू जो होंगे उस समय तो कोचिंग हमारी है तो हम प्रोवाइड करा ही देंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे अच्छा उसमें भी जहां तक प्रॉब्लम होगी पूछिए, हम तो हैं ही, बताएंगे। स्ट्रेटजी वही होती है कि मेंस लेवल की तैयारी कीजिए, और जब नोटिफिकेशन आए तो पीटी पर चले जाइए, क्योंकि मेंस की तैयारी कीजिएगा तो पीटी आपका 70 से 80% कवर होगा। 20% जो कवर करना है वो तो आराम से हो जाएगा 4 महीना 3 महीना में, है ना, और आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है। उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा जो पार्ट 2 या पार्ट 3 में है ग्रेजुएशन के, है ना, उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं।